वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करेंगे और इसके ट्रेंड्स को भी देखेंगे और पहले ये देखेंगे कि आयोनाइजेशन एनर्जी प्राइमरीली है क्या। तो बेसिकली जब भी हम केटाइंस की फॉर्मेशन की बात करते हैं यानी पॉजिटिव आयंस की फॉर्मेशन की बात करते हैं तो वहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट आता है। तो केटाइंस आर पॉजिटिव आयंस। मिसाल के तौर पर ये सोडियम है और इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन इससे लूज़ करवाया। हमने इसको फोर्स करना है कि ये अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज़ करे। बाज़ रेडिली लूज़ कर देंगे, उनको एनर्जी की इनपुट कम देनी पड़ेगी, जैसे कि मेटल्स हैं जो कि लेफ़्ट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल हैं, और बाज़ को हमें एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी और वो नॉन मेटल्स हैं। लेकिन दोनों को एनर्जी ज़रूर देनी पड़ेगी। हर एलिमेंट को हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तब उसके वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होगा। वजह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन दी ऑपोजिट चार्जेस, यानी न्यूक्लियस के प्रोटॉन्स या अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की बात कर लें तो न्यूक्लियस का जो होल्ड है इलेक्ट्रॉन्स पे, उससे आज़ाद करवाना है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स। चाहे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स ही हों, लेकिन बहरहाल कोई ना कोई एनर्जी ज़रूर है जिससे वो होल्ड किए हुए हैं अपोजिट चार्जेस, और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के नाम से मौसूम की जाती है। तो हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी सिस्टम को। बाज़ एलिमेंट्स जैसे कि अभी बात की, जैसे कि मेटल्स हैं, ये रेडिली अपना इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर देंगे। मेटल्स ये रेडिली अपना इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3 लूज़ कर देंगे, यानी इजीली। तो पॉइंट क्या हुआ कि इनकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है वो कम है। लेस एनर्जी इनपुट इज़ रिक्वायर्ड फॉर मेटल्स और more energy input is required for non-metals। तो इसको दूसरे लफ्ज़ों में अगर हम कहें तो ये जो एनर्जी इनपुट का लफ्ज़ है, इसको हम रिप्लेस कर देंगे विद आयोनाइजेशन एनर्जी। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो आयोनाइजेशन एनर्जी से रिप्लेस हो जाएगा ये वर्ड इनपुट ऑफ एनर्जी। तो लेफ़्ट से राइट जाते हुए फिर ट्रेंड भी डेवलप हो गया कि जब हम लेफ़्ट से राइट जाते हैं पीरियोडिक टेबल में तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज़ जो हैं वो इंक्रीज़ होती हैं, यानी हमें आयंस फॉर्म करने के लिए, यानी पॉजिटिव आयंस की बात हो रही है, पॉजिटिव आयंस फॉर्म करने के लिए मोर एनर्जी रिक्वायर होगी। उसकी एक वजह ये भी है कि ज्यों-ज्यों हम लेफ़्ट से राइट जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, लेफ़्ट से राइट इन पीरियोडिक टेबल, लेफ़्ट से राइट, तो हम ये देखते हैं कि अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। फिर जो शील्डिंग है वो भी अपना रोल प्ले करेगी, लेकिन लेफ़्ट से राइट जाते हुए शील्डिंग इफेक्ट जो है वो चेंज नहीं होगा। ये याद रखिएगा, नए शेल्स ऐड नहीं हो रहे होते, उन्हीं शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते हैं। तो चार्ज डेंसिटी तो इंक्रीज़ करती है, चार्ज डेंसिटी और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, चार्ज डेंसिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द ऑपोजिट चार्जेस, ये इंक्रीज़ करता चला जा रहा है। तो उसके रिज़ल्ट में फिर क्या होगा, उसके रिज़ल्ट में जो हमारा एटॉमिक रेडियस है वो एक्सपेंड नहीं कर रहा, या आयनिक रेडियस है वो एक्सपेंड नहीं कर रहा,
तो फिर क्या होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज़ करेगी क्योंकि न्यूक्लियस की वोल्ट ज़्यादा है। तो ये है इसमें बात, नो न्यू शेल्स आर एडिड। तो नो न्यू शेल्स आर एडिड, तो नए शेल्स ऐड नहीं हो रहे, ऑपोजिट चार्जेस की अट्रैक्शन बढ़ रही है। गो कि सिमिलर चार्ज डेंसिटी, जब हम टर्म बोलते हैं चार्ज डेंसिटी, तो वो सबको एक्यूमुलेट करती है, उसमें नेगेटिव चार्ज भी है, पॉजिटिव चार्ज भी है। तो चार्ज डेंसिटी सिस्टम की इंक्रीज़ कर रही है, रिपल्जन ऑपोजिट सिमिलर चार्जेस की भी इंक्रीज़ कर रही है, लेकिन उसको काउंटरएक्ट करती है न्यूक्लियस की जो होल्ड है, यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फिर उस जो इलेक्ट्रॉन पेयर की रिपल्जन है उसको भी काउंटरएक्ट करती रहती है। तो इस तरह से ओवरऑल जो एनर्जेटिकली जो सिस्टम है वो इस तरफ जाता है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को अब लूज़ नहीं करना चाहता। क्यों? एक वजह और भी लूज़ नहीं करना चाहने की एक वजह ये भी है कि वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन नंबर इंक्रीज़ कर रहा है। वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज़ इंक्रीजिंग एज यू मूव फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, और ये मैक्सिमम होता है 18 पे जाके, जो कि मोस्ट स्टेबल हैं, यानी जो हमारे नोबल गैसेस हैं। लेकिन हम उनकी बात इसलिए नहीं करते क्योंकि वो रिएक्टिविटी में वो इनर्ट हैं, तो हम उनको कंसिडर नहीं करते। हम हैलोजेंस की बात करेंगे, ग्रुप 17 के एलिमेंट्स की। अब यहाँ देखें आप, तो फ्लोरीन ही ले लें, तो इसका एटॉमिक नंबर 9 है। तो और ये देखें आप कि 1s में 2, 2s में 2, 2p में 5, यानी वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इस 7 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करना पसंद करेगा एनर्जेटिकली, जो सिस्टम फेवर करेगा वो ये करेगा कि एक इलेक्ट्रॉन ये अकोमोडेट कर ले, यानी एक्सेप्ट कर ले और एनाइन फॉर्म करके स्टेबल हो जाए 8 इलेक्ट्रॉन से, वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन से, बजाय इसके कि 7 डोनेट करके फिर स्टेबल हो। तो इसलिए पॉइंट ये है कि लेफ़्ट से राइट जाते हुए वैलेंस शेल में नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज़ करते हैं और फिर कैटायंस फॉर्म करने की सलाहियत बतदरीज कम होती है, क्योंकि वो एनर्जेटिकली फेवरेबल नहीं है सिस्टम के लिए, उस पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए। तो ये ख़ुलासा है आयोनाइजेशन एनर्जी का और इसके ट्रेंड्स का। ये याद रखिएगा कि एक के बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन भी रिमूव करवाया जा सकता है। सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा पहली आयोनाइजेशन एनर्जी से ज़्यादा होगी, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन के बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करवाना सिस्टम से ज़्यादा डिमांड करेगा एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है। और या तो सिस्टम स्टेबल हो चुका होगा एक इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होने से, और अगर वो स्टेबल नहीं भी हुआ तो जब आपने उससे दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाना है तो इलेक्ट्रॉन्स की चार्ज डेंसिटी जो है, नेगेटिव चार्ज जो है उसकी डेंसिटी अब कम हो चुकी है और न्यूक्लियस प्रोटॉन नंबर में सिस्टम इंक्रीज़ कर चुका है, ऑलरेडी केटाइन फॉर्म हो चुका है। तो उस केटाइन को जब आपने मज़ीद पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाना है तो डेफिनेटली आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी के अगर ट्रेंड्स की बात करें तो लेफ़्ट से राइट जाते हुए जो हमने देखा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज़ करता है। अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इसलिए इंक्रीज़ करता है क्योंकि नए शेल्स ऐड नहीं हो रहे, प्रोटॉन नंबर भी इंक्रीज़ कर रहा है और इलेक्ट्रॉन नंबर भी इंक्रीज़ कर रहा है, लेकिन वैलेंस शेल्स, न्यू शेल्स ऐड नहीं हो रहे। जितने शेल्स हैं, यानी अगर 3 पीरियड है तो उसके 3/3 यानी KL और M, यानी M शेल में ही इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं, चाहे S ऑर्बिटल में, फिर P में, फिर D में हो रहे हों, लेकिन हो इसी में रहे हैं। तो इस वजह से फिर जो ओवरऑल सिस्टम है वो श्रिंक करता चला जाता है और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्लोजली जो हैं वो टाइटली पैक हो जाते हैं
और उस टाइटली पैक होने की वजह से रिपल्जन भी इनकी बढ़ती है, लेकिन क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो टेक ओवर कर लेता है उस रिपल्जन को, काउंटर एक्ट करता है, तो काउंटर एक्ट करने की वजह से फिर जो है वो मुमकिन नहीं रहता कि आयोनाइजेशन एनर्जी ईजीली केटाइन फॉर्म हो। और दूसरी बात हमने की कि जो हम लेफ़्ट से राइट जाते हैं, तो पहला पॉइंट तो ये है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ करता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब ये है कि इनर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से स्क्रीनिंग कितनी है और आउटर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो ये मिला के जो है ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बनता है। अब हम अगर क्लोरीन के कॉन्टेक्स्ट में देखें जो कि ग्रुप 7 की नॉन मेटल है, तो इसका एटॉमिक नंबर 17 है और इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करें 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5। तो ये इसका वैलेंस शेल है और ये जो है ये स्क्रीन करेंगे या शील्डिंग इफ़ेक्ट कह लें। अब शील्ड करने वाले थोड़े हैं और वैलेंस शेल में भी 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो शील्डिंग इफ़ेक्ट जो है वो भी यहाँ पे इतना ज़्यादा पावरफुल रोल प्ले नहीं करता, ये याद रखिएगा। और सिस्टम क्योंकि ऑलरेडी श्रिंक्ड है, श्रिंक होने की वजह यह है कि इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है और वैलेंस शेल में तो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ती जा रही है और इनर शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद जो है वो तकरीबन उतनी ही है। मतलब पॉइंट ये है कि शील्डिंग इफ़ेक्ट जो है वो या इंटैक्ट है, इंक्रीज़ नहीं कर रहा, तो फिर उसकी वजह से भी वैलेंस शेल पे वैलेंस जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज़ करेगा। तो ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का पॉइंट एक जहन में रखने वाला है। क्लोरीन के कॉन्टेक्स्ट में हमने इसकी बात की है शील्डिंग इफ़ेक्ट की, तो ये याद रखिएगा कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो लेफ़्ट से राइट जाते हुए इंक्रीज़ करता है, शील्डिंग बतदरीज कम होती चली जाती है, वैलेंस शेल बल्कि होता चला जाता है, तो फिर केटाइंस की फॉर्मेशन की सूटेबिलिटी डिक्रीज़ करती चली जाती है, आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज़ करती है। एक फैक्टर तो ये है। दूसरा फैक्टर है कि पहला ये है, दूसरा नो न्यू शेल्स आर एडिड है, हमने पहले इस पर अभी भी बात की, पहले भी की। दूसरा इसमें एक और चीज़ भी तीसरी है, इनर्ट पेयर इफ़ेक्ट। ये जो वैलेंस शेल में जब एस आ जाता है तो इसके इलेक्ट्रॉन्स बाज़ केसेस में इनर्ट रहते हैं। इनर्ट पेयर इफ़ेक्ट का टर्म भी बाज़ वजूहात की वजह से जो एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन हैं वैलेंस शेल में वो इनर्ट रहते हैं, तो ये इनर्ट पेयर इफ़ेक्ट भी एक रोल प्ले करता है एटम की स्टेबिलिटी में, और जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना ज़्यादा आइंस की फॉर्मेशन की तरफ वो नहीं जाएगा, कैटाइंस की फॉर्मेशन की तरफ भी, और एज अ जनरल ट्रेंड या जनरल रूल एनाइन की फॉर्मेशन की तरफ भी। तो इसलिए जो इनर्ट पेयर इफेक्ट है ये एड्स टू द स्टेबिलिटी है, और जितना ज़्यादा स्टेबिलिटी की तरफ मॉलिक्यूल जाएगा उतना कैटाइंस की फॉर्मेशन के चांसेस कम होंगे, ये भी याद रखने वाली बात है। तो ये देखें 17 में आके इनर्ट पेयर इफेक्ट भी किसी हद तक अपना रोल प्ले करता है क्योंकि वैलेंस शेल में एस आ जाता है हैलोजेंस में। और जो चौथा पॉइंट है वो ये है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल गोज़ ऑन इंक्रीजिंग। तो ये भी याद रखिएगा कि जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल गोज़ ऑन इंक्रीजिंग है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल, तो फिर बात की है पहले कि कैटाइंस की फॉर्मेशन जो है वो उसके चांसेस कम हैं, और एनाइंस के एक आधा इलेक्ट्रॉन गेन करना वो फिर सूटेबल है, बजाय इसके कि 5-7 इलेक्ट्रॉन्स सिस्टम से वाइप आउट करवा के किसी को डोनेट करने पड़े। वो ना एनर्जेटिकली फेवरेबल है और ना ही किसी एलिमेंट नॉन एलिमेंट के पास इतनी स्पेसिस अवेलेबल, इतने स्लॉट्स अवेलेबल होते हैं
अब हम इसके ट्रेंड्स देखते हैं डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप अगर हम जाएं, तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज, एटॉमिक साइज इंक्रीज कर रहा है और एटॉमिक रेडियस भी। तो ये साइज़ और रेडियस के इंक्रीज़ करने के साथ नंबर ऑफ़ शेल्स भी ऐड हो रही हैं। न्यू शेल्स आर एडिड। न्यू शेल्स ऐड होने से न्यूक्लियर चार्ज जो है वो डिक्रीज़ करेगा। उसकी वजह ये है कि न्यू शेल्स के ऐड होने के साथ हम अगर देखते हैं तो फिर न्यूक्लियस की होल्ड वैलेंस शेल पे डिक्रीज़ करेगी। उसकी वजह एक ये है कि शील्डिंग भी आ जाएगी, बढ़ जाएंगे इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स, और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मज़ीद इन्फ्लुएंस से बाहर हो जाएंगे। एक ऑलरेडी साइज़ इंक्रीज़ हुआ, न्यू शेल्स ऐड हुई, न्यू शेल्स के ऐड होने के साथ शील्डिंग इनर इलेक्ट्रॉन्स की बढ़ गई, इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो गए, तो फिर जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो कम हो जाएगा, केटाइंस की फॉर्मेशन इजी होगी। और जितना ज़्यादा कोई भी स्पीशी, एलिमेंट, सब्सटेंस लेस स्टेबल होता है उतनी ज़्यादा केटाइंस की फॉर्मेशन को वो सूट करता, वो सूटेबिलिटी है। और डाउन द ग्रुप जो जो एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ करेगा तो उसके साथ ही स्टेबिलिटी का फैक्टर भी हमने देखना है। स्टेबिलिटी कम होती है, जितना स्मॉल साइज़ होगा एटम का उतना वो ज़्यादा स्टेबल होगा, जितना लार्ज साइज़ होता जाएगा उतनी स्टेबिलिटी कम होगी, न्यूक्लियस का होल्ड कम होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे, और ओवरऑल जो सिस्टम है उसकी कॉम्पैक्टिबिलिटी कम होगी। उसकी वजह से फिर केटाइंस की फॉर्मेशन तब जाएगा वो एलिमेंट बॉन्डिंग की तरफ और इलेक्ट्रॉन लूज़ करना पसंद करेगा या कोई किसी किस्म की भी एक्टिविटी जनरेट करेगा। यहाँ हम देख रहे हैं क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी की फॉर्मेशन की बात, तो केटाइंस की फॉर्मेशन फिर जो है वो सूटेबल होगी स्पीशी के लिए। वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देना चाहेगा ताकि किसी ना किसी तरह से वो सिस्टम ऑर्डर में आए और वो स्टेबल हो। तो एज यू मूव डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज़ डिक्रीज़ करती हैं।